मेरा नाम डॉक्टर बैजनाथ सिंह है और अभी मैं हमारा एक अनुसंधान केंद्र है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास केंद्र। ये गवर्नर का गांव का उसरहा टोला में स्थित है और यहाँ पर हम धान, गेहूँ और सरसों पे अनुसंधान करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट हैं उन पे भी हम कुछ न कुछ अनुसंधान करते रहते। जैसे अभी हमने यहाँ पे एप्पल का भी पेड़ लगाया है, एवोकाडो का पेड़ लगाया है और नाशपाती है, पपीता है, सब्जी वाला केला है और नींबू है, ये करौदा है। करौदे की हम लोग आजकल चटनी खा रहे हैं इसकी जो है। तो हर तरह के पेड़, आंवला है ये और अमरूद है, मैंगो की 2 वैरायटी हैं यहाँ पे। बहुत सारे मतलब फल फूल के पौधे भी लगा रहे हैं। तो ये हमारा अनुसंधान केंद्र है जिसमें कि हम लोग मेनली धान की जो सीधी बुआई है उसका जो तकनीक है और किसानों के यहाँ भी हम लोग इसको प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें जो किसानों की समस्या है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी किसानों ने कहा कि उनका जो शैटर्ड ग्रेन है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि आजकल जो कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें दाना जो झड़ जाता है खेत में वो पहले उगाता है और उसके नाते थोड़ी समस्या हो गई है। तो फिर उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर सिंचित सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है वहाँ पर वो पहले इरिगेशन करके करीब 15 मई के करीब 15 मई से 20-25 मई तक जो है सिंचाई करके और जो शटआउट ग्रेन है उसको पहले उगने दें और उगने के बाद या तो उसको मिट्टी में मिला दें प्लाऊ करके, या ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट भी उसका छिड़काव करके उसको किल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ नई समस्याएं आ रही हैं धान की सीधी बुआई में, उनका भी हम लोग जो है कैसे निराकरण किया जाए उस पर काम करते हैं। और धान में विशेषकर हम लोग काला नमक पर काम कर रहे हैं, बौने काला नमक पर। और बौना काला नमक जो है इसकी उपज क्षमता हम लोगों ने 18 क्विंटल तक पाया है और इसका चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब 55 है। तो इसको डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं। अभी इसमें और भी जो रिसर्च है वो चल रहा है और हम लोग भविष्य में कोशिश कर रहे हैं कि यदि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो हम लोग डायबिटिक लोगों के लिए भी ये चावल देंगे। इसी तरीके से हम लोग जब हमने ये इस अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की थी तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम तक जो है, उड़ीसा, तो यहाँ पर जो बाढ़ आती है और बाढ़ के नाते जो हमारी धान की फसल ख़राब हो जाती है, तो उसमें हम 2014 से ही रिसर्च कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हम लोगों ने किसानों के खेतों में, हमारा मेन तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है यहाँ पर हम उनका फील्ड पोटेंशियल का टेस्ट करते हैं, लेकिन किसानों के खेत में हम जो है ऑन फार्म रिसर्च करते हैं कि जब नेचुरल कंडीशन में बाढ़ आती है तो कौन सी वैरायटी सरवाइव करती है और फिर किसान किस वैरायटी को ग्रो करना चाहता। तो ये हम लोगों ने करीब 2014 से लेकर के 2019 तक किया और उसमें हम लोगों ने पाया कि जो संभा सबोन वैरायटी है, संभा मसूरी जो है उन्नत किस्म की वैरायटी है, बौनी किस्म है और वो खाने में बहुत अच्छा है। तो उसमें सबमर्जेंस का जीन इरी फिलीपींस पे डाला गया और उस वैरायटी का हम बीज भी उत्पादन करते हैं। ये वैरायटी हमारे यहाँ के किसानों की पहली पसंद है और क्योंकि खाने में भी अच्छा है। बाढ़ आने पे ये बाढ़ में जब डूब जाती है 15 दिन तो भी इसकी उपज में कोई कमी नहीं होती है और उसकी पूरी तकनीक, मतलब बाढ़ का पानी हटने के बाद आप कैसे उसमें यूरिया का और पोटास का, अभी एक नया इफ्को का प्रोडक्ट आया है सागरिका, और सागरिका में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि यदि आप यूरिया और पोटास के साथ सागरिका का स्प्रे कर देते हैं या ग्रेनुल जो है उसमें टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं तो हमारी क्रॉप की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है।
तो इसमें जो भी नए अनुसंधान हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और कई जगहों पे जहाँ कर कि बाढ़ का पानी लगा रहता है और खेत में मतलब कि पकने की अवस्था में होती है, तो ऐसे अवस्था में जो आजकल कंबाइन से हार्वेस्टिंग हो रही है तो वो तो नहीं संभव हो पाता है। तो हम लोग एक लेट ड्यूरेशन की वैरायटी है, बांग्लादेश की है BR1171, वो हम लोगों ने अच्छा पाया है, जो कि संभा सावन से करीब 10-15 दिन बाद कटती है और इसका पौधा गिरता नहीं है। दूसरी जो अन्य किस्में हैं वो गिर जाती हैं, तो उसको भी हम लोग अच्छा पाए हैं। हालांकि चावल इसका खाने में संभा मसूरी जैसा नहीं है, थोड़ा मोटा है, लेकिन ये है कि जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ तो कम से कम BR11 का चावल जो है उसको खा सकते हैं। तो ये हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए हम बीज पैदा करते हैं, न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, और फिर जिनको भी जहाँ आवश्यकता होती है, अभी हम अपना बीज बिहार में भेजे हैं, असम में भेजे हैं, आंध्र प्रदेश में भेजे हैं। तो जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम बीज भेजते हैं और फिर उनसे हम फीडबैक लेते हैं। क्योंकि खाने में अच्छा है इसलिए किसान इसके बीज की अच्छी डिमांड है। और हम लोग इसका अभी एक FPO बनाए हैं। FPO में हम लोगों ने किसानों को ले करके इस वैरायटी का हम शुद्ध बीज देते हैं और फिर वो ग्रो करके हम लोगों ने इसको एक राइस मिल है जो हमारे फार्म के बगल में ही है, उससे हम लोगों ने लिंक किया है कि कैसे इसका चावल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके हम जो गोरखपुर में लोकल मार्केट है या अन्य जगहों पर भी इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एक साथ करके और फिर हम इस चावल को जैसे आंध्र प्रदेश जो है या तेलंगाना में ये ग्रो करके और मार्केट में यहाँ तक कि एक्सपोर्ट में भी इसको करते हैं। तो हम लोग की भी कोशिश है कि FPO के द्वारा जो है कि एक किसान संघ हो, सारे किसानों को एक तरह का बीज दे करके और फिर उनको हम खरीद करके मिल में दें और मिल में एक ब्रांड करके हम लोग CRD का ब्रांड दे करके और फिर इस चावल को बेचें। तो हम लोग की ये कोशिश है कि रिसर्च ही नहीं करें, रिसर्च के बाद कैसे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि किसानों को MSP नहीं मिल पाती है, गांव का जो बनिया है वो 200-300-400 रुपये कम ही देता है, खरीद लेता है। लेकिन हम लोग ये FPO में कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग 100 रुपया ज़्यादा MSP से 100 रुपया ज़्यादा दे करके उनका धान ही खरीद लें और फिर उस धान से हम लोग चावल बना करके और फिर इसको मार्केट में लॉन्च करें। तो ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हम लोगों की उपलब्धि है जो पिछले करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं इस पर। और पहले 5 सालों में हम लोगों ने वैरायटी आइडेंटिफाई किया, फिर उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्केल अप करें, कैसे बहुत सारे इलाकों में हम ले जाएं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा कार्य क्षेत्र है जहाँ पर सूखा होता है। जहाँ सूखा होता है वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान नर्सरी तो उगा देता है लेकिन वर्षा के अभाव में वो रोपाई नहीं कर पाता समय से। और जब मैं इसके पहले झारखंड में था निदेशक अनुसंधान, तो वहाँ ये बहुत बड़ी समस्या थी। किसान जो है जैसे 15-17 लाख हेक्टेयर में धान उगाता है, लेकिन चूँकि बारिश नहीं होती है तो वो रोपाई नहीं कर पाता है और करीब 50%, कभी कभी 40% एरिया उसकी खाली रह जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग धान की सीधी बुआई पर 2011 से अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी जो सूखा बर्दाश्त करती हो और खाने में अच्छी हो उसका हम लोग लगातार चुनाव कर रहे हैं। 2-3 वैरायटी का हम लोगों ने जो सिलेक्शन किया है और जो पुरानी वैरायटीज हैं जैसे कि सरजू 52 है वो भी बहुत अच्छी है। कुछ और वैरायटी जो है पटना के अनुसंधान केंद्र से निकाली गई है और उसके साथ हजारीबाग में अनुसंधान केंद्र है, रांची में है। उन सब वैरायटीज़ को लेकर के हम लोग किसानों के यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं।
एक IR64 DRT1 DRR42 के नाम से अनुशंसित हुई है। उसमें ड्राउट का QTL है और उस वैरायटी को लार्ज स्केल में सीधी बुआई के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी किस्में हैं और हम लोग इसमें नई किस्मों का भी अनुसंधान कर रहे हैं। एक अभी पंजाब की PR126 वैरायटी है, वो भी हम लोगों ने अच्छा पाया है और हम लोग की कोशिश ये है कि वो सीधी बुआई के अलावा रोपाई में भी अच्छी करें। तो इस तरीके से हम लोग धान की जातियों का लगातार चुनाव कर रहे हैं और हम लोग की ये कोशिश है कि जो वर्षा की कमी के कारण जो धान की जिन क्षेत्रों में बुआई नहीं हो पाती है या नर्सरी उगाते हैं या फिर रोपाई नहीं हो पाती है, उसमें सीधी बुआई तकनीक का प्रयोग करें और फिर उसको जो है वो धान जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हम लोग का टारगेट है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज वो प्राप्त करें। तो इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं और हमारे यहाँ के आसपास में भी हम लोगों ने बहुत सारे किसानों के यहाँ सीधी बुआई का डेमोंस्ट्रेशन किया था और ख़ुद भी अपने किसान जो है सीधी बुआई कर रहे हैं। इसमें जो मशीन हम लोग गेहूं की बुआई के लिए करते थे, उसी मशीन से हम लोग धान की भी बुआई कर रहे हैं। आधे में हम उसमें NPK खाद डालते हैं, आधे में बीज डालते हैं 10 किलो प्रति एकड़ और फिर उसकी बुआई करते हैं। अभी नई मशीनों में एक सुपर सीडर आया है और सुपर सीडर से भी हम लोगों ने बुआई किया है। इसमें आप गेहूं कटने के बाद यदि वर्षा होती है तो वर्षा के तुरंत बाद बगैर जुताई किए आप उसमें बुआई कर सकते हैं। जहाँ पानी का साधन है वहाँ सिंचाई करके कर सकते हैं। तो ये जो नई मशीनें आई हैं इससे हम लोग सीधी बुआई का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा हम लोग का अनुसंधान था काला नमक पे, काला नमक का यहाँ मतलब पूर्वी और उत्तरी उत्तर प्रदेश का 11 जिलों में इसको भौगोलिक सूचनांक जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बौने काला नमक की खेती करके कैसे हम लोग किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। अभी पिछले वर्ष 2 नई किस्मों का भारत सरकार ने नोटिफाई किया है, गजट नोटिफाई, और ये दोनों किस्में वैसे तो IRI पूसा में विकसित की गई थी, लेकिन हम लोगों ने उसका परीक्षण किया और बड़े सारे किसानों के साथ मिल करके उसकी ग्रेन क्वालिटी पर भी रिसर्च किया और पूसा CRD KN2 ये हम लोगों ने अपने यहाँ पाया है कि इसका चावल खाने में अच्छा है और इसका हम लोग फिर FPO बना करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लार्ज क्वांटिटी में इसका हम लोग चावल का उत्पादन करें और लोकल कंजम्पशन में और फिर हम लोग विदेशों में इसको एक्सपोर्ट करके हम लोग कैसे किसानों की आय जो है दुगनी क्या तिगनी कर सकते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों ने देखा है कि 18 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज आती है, धान की उपज है, और उससे जब चावल निकालें करीब 11-12 क्विंटल होगा और यदि हम 100 रुपये किलो के हिसाब से इस चावल को मार्केट में बेचें और एक्सपोर्ट में तो 150-200 रुपया जाएगा, तो इससे किसान 1 एकड़ से कम 1 लाख रुपए की आमदनी कर सकता है। तो ये हम लोगों की भविष्य में कोशिश है कि कैसे इस चावल की ब्रांडिंग करके कैसे इसको मार्केट में लॉन्च करके और फिर एक्सपोर्ट से लिंक करके कैसे हम लोग जो है इसके निर्यात को बढ़ावा करें और कैसे किसान धान की खेती करके कैसे वो लखपति बन सकता है, 1 एकड़ कम से कम वो खेती करेगा। तो ये भी हम लोगों की भविष्य में कोशिश है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। चौथा हम लोगों ने अनुसंधान किया था गेहूं पे। गेहूं में यहाँ पर पहले 2967 HD 2967 वैरायटी जो है बड़ी कॉमन थी, बहुत ज़्यादा एरिया में ग्रो होती थी। ये हम हार्वेस्ट प्लस जो सीएट का प्रोग्राम है वो लोग सीमिट के कोलैबोरेशन से ऐसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं जो कि ज़्यादा उपज वाली हों
और उसमें आयरन और जिंक की मात्रा ज़्यादा हो। तो इस पर भी हम लोग करीब पिछले 5-7 सालों से काम कर रहे हैं और हमने उसमें 2 किस्मों का चयन किया है। ये हम लोग किसानों के आइस की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इसमें दिसंबर में बुआई करने के लिए CRD गेहूँ 1 है और नवंबर में बुआई करने के लिए CRD गेहूँ 2 है। ये 2 किस्में हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ये दोनों किस्में जो है वो हार्वेस्ट प्लस की सीड से डेवलप की हुई लाइन्स हैं और इसका हम बीज उत्पादन करके हम लोग किसानों को दे रहे हैं। इनमें जिंक की भी मात्रा ज़्यादा है और CRD गेहूँ 1 में तो जिंक जो है 42 ppm तक मिला है और CRD गेहूँ 2 में इसकी मात्रा कम है, तो भी करीब 30-32 ppm तक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गेहूँ में भी जो है हाई जिंक और हाई आयरन वाली किस्में हम लोग किसानों के दें। इसमें एक और समस्या है कि करनाल बंट अब आने लगा है। इन क्षेत्रों में तो करनाल बंट नहीं था, लेकिन हमने पाया कि जब मार्च के महीने में वर्षा हो जाती है तो गेहूं में करनाल बंट का अटैक हो जाता है और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी वैरायटीज़ का सिलेक्शन करें जिनमें कि करनाल बंट बहुत कम हो या उसके लिए हाईली रेजिस्टेंट हो। तो इसमें भी हम लोगों ने 2-3 किस्मों का चुनाव किया है। हालांकि उसमें उनकी उपज क्षमता जो है अभी HD 2967 के बराबर या कर्ण वंदना के बराबर नहीं है। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसकी उपज क्षमता बढ़ावें। तो उसमें भी हम लोगों की खोज जारी है कि भविष्य में हम लोग कुछ ऐसी किस्मों का चुनाव कर सकेंगे जो कि करनाल बंट के लिए रेजिस्टेंट हो और साथ ही साथ जो रस्ट की समस्या है या फोलियर ब्लाइट, इस एरिया में जो है ईस्टर्न यूपी और बिहार में जो है फोलियर ब्लाइट उनकी पत्तियां जो है थोड़ी झुलस सी जाती हैं, उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी हम लोग रेजिस्टेंट वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं और द रस्ट इधर बहुत कम आता है, कभी कभी लेट फरवरी मार्च के महीने में आता है। तो हम लोग की कोशिश है कि ये जो वैरायटीज़ है वो रस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो। तो ये हमारा धान और गेहूं पे अनुसंधान चल रहा है। इसके साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यह है कि हम लोग कोई भी जो NPK खाद है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो नहीं देते हैं और इसमें हम लोग ढांचा उगाते हैं। पहले ढांचे के बाद सरसों की खली देते हैं और नीम की खली देते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग जो है नीम का तेल भी उसका भी स्प्रे करते हैं। इसमें 2 फसलें हम लोग ले रहे हैं, धान और गेहूं का। गेहूं में भी करनाल बंट की जो समस्या है तो इसमें हम लोगों की कोशिश है कि जो करनाल बंट के लिए रेजिस्टेंट लाइन है वो दें। और धान में फॉल्स स्मट की समस्या है। फॉल्स स्मट के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी वैरायटीज़ का सिलेक्शन कर सकें जो कि या तो पहले कट जाएं या बाद में कटें, जिससे कि वो एस्केप कर जाएं। क्योंकि इसके लिए अभी रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं मिली है, तो हम लोग इसके एस्केप मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। और मिट्टी में हम लोग ट्राइकोडर्मा है या फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और ये सब हम लोग देते हैं जिससे कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। और फिर उसमें हम लोग जो है धान और गेहूं की कम से कम 15 क्विंटल धान हो जाए और 15 क्विंटल गेहूं हो जाए, ये हम लोग की कोशिश है। और धान में तो हम लोग जो काला नमक की जो ट्रेडिशनल वैरायटी है वो भी ग्रो करते हैं, क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो इसमें लॉजिंग कम होती है। और ऐसे में जो है यदि हम हाथ से कटाई करें या मशीन से कटाई करें तो हमको अच्छी सुगंध वाली किस्में भी उनकी भी उपज करीब 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है, प्रति एकड़ जो है। तो ऐसी किस्मों का हम लोग चुनाव कर रहे हैं। तो ये तो हमारा अनुसंधान रहा। इसके साथ ही हम लौकी का भी बीज, जो नरेंद्र शिवानी लौकी है, तो उसका भी बीज हम लोग पैदा करते हैं और किसानों को आसपास में जो भी किसान हम लोग से जुड़े हुए हैं उनको फ्री में बीज देते।
तो ये हमारा अभी का अनुसंधान है जिसको कि हम लोग किसानों के माध्यम से उनको हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही हम लोग जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है विशेषकर धान का, उसके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं कि हमारी वैरायटी कैसे विभिन्न प्रदेश के अन्य किसानों को भी मिले। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे अभी हम झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर भी हमने किसानों को बीज दिया है और उनसे उसकी हम लोग गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी की जांच कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे इन वैरायटी का क्षेत्रफल जो है और राज्यों में भी हम लोग बढ़ावें। तो ये हमारे मुख्य अनुसंधान है जो कि हम पिछले करीब 10 वर्षों से कर रहे हैं। और ये एक हमारा एक ट्रस्ट है जिसको कि CRD ट्रस्ट कहते हैं, जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ट्रस्ट बनाया हमने। और ट्रस्ट की फंडिंग भी हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं और इसके माध्यम से हम लोग किसानों को जो है शुद्ध बीज देते हैं और नई तकनीकों की जानकारी कराते हैं।